जरा सोच के देखो, एक ऐसे खौफनाक वायरस के बारे में जो इतना खतरनाक है कि इंसान के जिस्म को अंदर से पिघलाना शुरू कर देता है। क्या आप खुद को उस वायरस से तब बचा पाओगे जब इंसान ने सोचा भी नहीं था कि कोई वायरस इस हद तक जानलेवा हो सकता है। और अब अगर जल्दी इसको काबू नहीं करा गया तो बहुत देर हो जाएगी। सन 1980 कोंगो के घने जंगलों के पास मौजूद एक मैंशन का फ्रेंच मालिक अचानक इतना बीमार हो जाता है कि उसके शरीर से पसीना नहीं बल्कि मौत टपक रही थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि पूरा बदन पस से भरे जख्मों से भर चुका था। इसीलिए वो अपना इलाज करवाने के लिए हिम्मत करके प्लेन से शहर में जाने लगा। पर क्या एक बीमार आदमी का सफर इतना आसान होने वाला था? क्योंकि प्लेन के उड़ते ही हालत भयानक हो गए। उसने वॉमिट बैग के अंदर इतनी ज्यादा उल्टी की कि वॉमिट बैग फटने की कगार पर था और पूरे केबिन में ऐसी बदबू फैल गई कि फ्लाइट अटेंडेंट भी डर के मारे कांप रही थी। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, बूढ़े आदमी को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन डॉक्टर ये देखकर दंग रह गए कि उसके शरीर की स्किन किसी पुराने कपड़े की तरह लटक रही थी। जब डॉक्टर ने उसके गले में ब्रीथिंग ट्यूब डालने की कोशिश की, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। मरीज ने सीधा डॉक्टर के चेहरे पर खून की उल्टी कर दी। यही वो पल था जब डॉक्टर मारबर्ग वायरस का शिकार हो गया। इस वायरस का सैंपल यूएस आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजा गया, जहां इसे दुनिया के सबसे खतरनाक पैथोजेंस के साथ लेवल 4 लैब में लॉक कर दिया गया। अब कहानी वहां से सीधा 1989 में एक आर्मी वेटरन नैन्सी पर आती है, जो अपने परिवार के साथ थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट कर रही है। उस दौरान टर्की काटते वक्त गलती से उसका हाथ कट जाता है, जो वैसे तो छोटी सी बात थी, लेकिन तब उसे ये नहीं पता था कि ये मामूली से जख्म आगे चलकर उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। खैर, तभी उसकी लैब के दरवाजे पर एक मिस्टीरियस पैकेज आता है, जो मंकी नंबर 53 का सैंपल था। अगले दिन जब नैन्सी ने उस पैकेज को खोला तो उसके अंदर टीन फॉइल में लिपटा हुआ बंदर की स्प्लीन का जमा हुआ खून का सैंपल मिला। और वो बंदर किसी तो बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था। उसे देखकर नैन्सी को लगा कि ये सिर्फ बंदरों में फैलने वाला वायरस है, जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब नैन्सी ने उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सेल्स पर ऐसे हमला कर रहा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इसीलिए नैन्सी को समझ आ गया कि ये कोई आम वायरस नहीं बल्कि एक जानलेवा पैथोजन है, जो किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इस वक्त लैब के वायरस एक्सपर्ट पीटर को लग रहा था कि नैन्सी ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। हो सकता है सैंपल शायद मिट्टी के बैक्टीरिया से कांटेक्ट में हो गया है और डरने की कोई बात नहीं। पर नैन्सी का दिल मान नहीं रहा था। उसे डर था कि ये एक जानलेवा फाइलो वायरस हो सकता है, यानी एक ऐसा वायरस जिसका कोई इलाज नहीं होता। इसलिए नैन्सी डरते हुए अपने मेंटर प्रोफेसर कार्टरेट से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उन्होंने उसकी मदद करने से साफ इनकार करके फोन कट कर दिया। इधर लेवल 4 लैब में रखे गए ये वायरस खून, पसीना और यहाँ तक कि थूक से भी फैल सकते थे, ठीक उस डॉक्टर की तरह जो सालों पहले एक मरीज की उल्टी से बीमार पड़ गया था। अभी नैन्सी ने हार नहीं मानी और एक यंग सोल्जर कैप्ट को मदद करने को बुलाया ताकि वो इस सैंपल की असलियत जान सके। दूसरी तरफ पीटर ने उस मंकी हाउस में फोन किया जहां से ये सैंपल आया था। वहां के डायरेक्टर को लगा कि ये सिर्फ बीमार बंदरों की आम बीमारी है, इसीलिए उसने स्टाफ को बिना किसी वार्निंग के बस बंदरों को अलग करने का ऑर्डर दे दिया। तब स्टाफ मेंबर्स ऐसा करने तो लगे, मगर वो बेचारे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि मौत उनके कितने करीब थी। इधर पीटर ये सोच रहा था कि नैन्सी फिजूल में परेशान हो रही है और ये सिर्फ आम बैक्टीरिया है जो अपने असिस्टेंट बैन को वो सैंपल सुंघाता है। लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि इसमें कोई पुरानी पहचानी हुई स्मेल नहीं है तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इधर नैन्सी और कैप ने लेवल 4 यानी द हॉट जोन में कदम रखने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने सारे कपड़े और ज्वेलरी उतारकर प्रोटेक्टिव सूट्स पहने, जिसके बाद लेवल 2 से लेवल 3 तक जाते वक्त उन्हें नेगेटिव एयर प्रेशर और यूवी लाइट से गुजरना पड़ा, जो किसी भी वायरस के जेनेटिक मटेरियल को तहस नहस कर सकती हैं। अब हर गैप को टेप से सील करने और प्रोटेक्टिव सूट्स की दूसरी लेयर पहनने के बाद वो अंदर जाने लगे। ये जगह इतनी खतरनाक थी कि यहाँ कोई भी अकेला नहीं जा सकता था। हर कदम पर एक दूसरे के सूट में छेद या फटने की जांच करनी पड़ती थी। अब वैसे इन सूट्स के अंदर सांस लेने के लिए एक छोटे से पाइप का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसका मतलब एक छोटी सी गलती से मौत निश्चित थी। खैर, अभी कैप्ट बुरी तरह नर्वस था क्योंकि वो पहली बार मौत के इस कुएं में उतर रहा था। तब नैन्सी ने उसे संभाल कर एयरलॉक चैम्बर का दरवाजा खोला, जहाँ ओवरहेड नोजल्स डिसइंफेक्शन के लिए तैयार थे। फिर जैसे ही वो दोनों उस अंधेरे और खतरनाक लेवल 4 एरिया के अंदर दाखिल हुए, उन्हें एहसास हुआ कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। पर क्या ये सूट उन्हें ना दिखने वाले दुश्मन से बचा पाएंगे? यही सवाल नैन्सी के दिमाग में बार बार चल रहा था। अब वैसे नैन्सी फ्लोरेसेंट इम्यूनोएसे
यानी एक बहुत ही सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली थी, जो ब्लड या फ्लूइड्स में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जैसे हार्मोन्स, प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। क्योंकि जो सेल्स उसने पहले देखे थे वो सिर्फ मरे नहीं थे बल्कि बुरी तरह फट चुके थे, जो एक फाइलोवायरस की पक्की निशानी थी। इसलिए उसने धीरे से वो फ्रीजर खोला जहां दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस कैद थे, और अगर ये गलती से भी बाहर निकल जाते तो पूरी इंसानियत का खात्मा तय था। तब नैन्सी ने सबसे पहले उस कोंगो वाले डॉक्टर का सीरम निकाला ताकि उसे पता चल सके कि कहीं ये मारबर्ग वायरस तो नहीं है। अगर ग्रीन लाइट जलती तो मतलब ये मारबर्ग वायरस ही होता, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे कोई रोशनी नहीं चमकी, जो एक खौफनाक इशारा था कि ये वाला उससे भी बड़ी तबाही है। अगर ये मारबर्ग नहीं है तो क्या ये इबोला है, वो वायरस जिसमें मौत का खतरा 90% तक होता है। इस बारे में वो टेस्टिंग शुरू करने ही वाले थे कि अचानक कैप की नजर नैन्सी के हाथ पर पड़ी जहां से खून निकल रहा था, और इसका मतलब था कि सूट फट गया है। अब क्योंकि लेवल 4 लैब में सूट का फटना सीधा मौत को दावत देना था, इसीलिए नैन्सी सब कुछ छोड़कर तुरंत डिसइंफेक्शन चैम्बर की तरफ भागी, जिस दौरान डर के मारे उसका दिल बैठा जा रहा था। सूट उतारने के बाद उसने अपने हाथ पर एक जख्म देखा, लेकिन किस्मत से वो कट पुराना था जो टर्की काटते वक्त लगा था। इस लापरवाही पर बाद में उसके सीनियर्स भड़क गए, लेकिन नैन्सी यहाँ अपने बारे में नहीं बल्कि उस अनजान वायरस के बारे में ही सोच रही थी। इसलिए वो अपने सीनियर्स को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ये इबोला हो सकता है जो शायद म्यूटेट हो चुका है, लेकिन किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होता। और जनरल साफ कहता है कि अगर ये इबोला होता तो अब तक लाशों के ढेर लग चुके होते। इतना बोलकर वो वहां से चला गया और उन्होंने नैन्सी का लैब में अंदर आना ही बंद कर दिया। तभी पीटर को अपनी रिपोर्ट मिली जिसके हिसाब से नैन्सी की बात सच थी। हालांकि अभी तो पीटर इन्फेक्टेड तो नहीं होता, लेकिन ये देखकर पीटर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने और बैन ने बिना सूट पहने उस वायरस को सूंघा था। इधर घर पर नैन्सी का पति जेरी उस पर बुरी तरह नाराज हुआ कि उसने अपनी और अपने बच्चों की जान खतरे में डाली, लेकिन नैन्सी के लिए ये उसकी ड्यूटी थी। उसे पता था कि अगर वो पीछे हट गई तो ये वायरस पूरे शहर को कब्रिस्तान बना देगा। इसलिए आगे बिना किसी परमिशन के नैन्सी सीधा उस मंकी हाउस पहुंची जहाँ बंदर रखे गए थे। वहाँ उसने उधर के केयर टेकर को समझाया कि हालात कितने संगीन है, इसीलिए नैन्सी को दुनिया को बचाने के लिए नए सैंपल्स की जरूरत है। ये सुनकर केयर टेकर भी खतरे को समझते हुए बिना किसी पेपर वर्क के नैन्सी को नए सैंपल्स देने के लिए राजी हो गया। और फिर केयर टेकर ने बंदरों के पिंजरे की तरफ कदम बढ़ाए। पर क्या होगा अगर मौत वहाँ पहले से ही उसका इंतजार कर रही होगी। किस्मत से अभी उसे कुछ नहीं होता, और अभी जैसा कि केयर टेकर को पता नहीं होता कि उस नैन्सी को फ्रेश ब्लड सैंपल की जरूरत है, इसीलिए वो 2 दिन पहले मरे 4 जमे हुए बंदरों की बॉडीज को पॉलीथीन में लपेटकर बाहर ले आता है। इस दौरान नैन्सी भी ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाती क्योंकि उसके पास वक्त कम था और उसे बर्फ पिघलाने से पहले लैब तक पहुंचना था। इसीलिए उसने केयर टेकर को उसके पीछे गाड़ी चलाने को कहा ताकि अगर रास्ते में खून वगैरह गिरे तो उसे वो इन्फॉर्म कर सके। इधर प्रोफेसर कार्टर को जब नैन्सी का फैक्स मिला तो उनकी रूह कांप गई। नैन्सी ने साफ लिखा था कि ये फाइलोवायरस है जो वॉशिंगटन डीसी को मौत की नींद सुला सकता है। ये देखकर कार्टर को याद आया कि 1976 अफ्रीका के शहर जायरे में उसने और डॉक्टर रोड्स ने एक ऐसी बीमारी देखी थी जिसने लोगों की इंसानियत तक छीन ली। उस समय वहाँ के लोग कहते थे कि जंगल से खून बह रहा है। खैर प्रेजेंट में पीटर की नींद उड़ चुकी होती है। वो सुबह 5 बजे ही लैब पहुंच जाता है और जब उसने फाइनल रिपोर्ट्स देखी तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो वायरस इबोला ही था जो जब शरीर में जाता है तो वो एक ट्रोजन हॉर्स की तरह सेल्स के अंदर घुस जाता है और पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। इसकी शुरुआत मामूली सरदर्द और बुखार से होती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान को खत्म कर रहा होता है। इसी वजह से पीटर को अब एहसास हो रहा था कि उसने उस वायरस को सूंघकर कितनी बड़ी मौत को गले लगाया है। इसी बीच नैन्सी उन 4 मरे हुए बंदरों के साथ ट्रैफिक में फंस जाती है, जिस दौरान गर्मी की वजह से बंदर की बॉडीज पिघलने लगती हैं और उनका जहरीला खून कार से बाहर सड़क पर गिर जाता है। इस बारे में नैन्सी को पता चलने पर उसके हाथ पांव फूलने लग गए थे। तभी वो दिमाग लगाकर केयरटेकर्स की गाड़ी को जानबूझकर खराब दिखाने की कोशिश करती है और भागकर ब्लीच लाके खून को साफ कर देती है। लेकिन अभी नैन्सी इतनी मुश्किल के बाद लैब के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि तभी उसे एक नया झटका लगा। उसका एक्सेस कार्ड डिसेबल कर दिया गया था। कुल मिलाकर जब मौत दरवाजे पर खड़ी थी तब नैन्सी के पास अंदर जाने का रास्ता ही बंद हो चुका था। तभी पीटर वहां पहुंच गया और उसने मान लिया कि उससे बहुत बड़ी चूक हो गई है। नैन्सी को यह बताकर वो अपने कार्ड से दरवाजा खोलता है और वो दोनों तुरंत सैंपल्स की टेस्टिंग में जुट जाते हैं। तब जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा वहाँ ग्रीन लाइट चमक उठी,
जिससे फाइनली ये साफ हो गया था कि ये सच में म्यूटेटेड इबोला ही है। इसके बारे में उन्होंने तुरंत अपने सीनियर्स और कार्टर को रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद नैन्सी और कर्नल मंकी हाउस के मालिक से मिलने जाते हैं, जो सब कुछ हल्के में ले रहा था। लेकिन जब नैन्सी उसे बताती है कि बीमारी का सर्वाइवल रेट सिर्फ 10% है और ये किसी की भी जान लेने में 8 दिन से ज्यादा नहीं लेता, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं मंकी हाउस के बेचारे वर्कर्स जो अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके जिस्म में दाखिल हो चुकी है। सरदर्द, बेहिसाब खून का बहना और फिर अचानक हार्ट फेलियर, यही उनका अंजाम होने वाला था। खैर, अब उस इन्फेक्शन सेंटर के रूम एच में सिर्फ एक बंदर बचा था जो मरने की हालत में आ जाता है। इधर पीटर को अपने असिस्टेंट बैन की चिंता होने लग गई थी, क्योंकि उसने भी वायरस सूंघा था। इधर बैन अपनी फैमिली के साथ पहाड़ों में छुट्टियां मना रहा था। एक पल ऐसा आया जब वो अपनी पत्नी के करीब आने वाला था, लेकिन तभी बच्चों ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी तरफ नैन्सी अब रूम एच के उस आखिरी बंदर को दर्द मुक्त मौत देकर पूरे कमरे को डिसइंफेक्ट करने के बारे में सोच रही थी, जिसके बारे में वो जब जेरी से बात करती है तो जेरी उसे ऐसा ना करने को कहकर खुद ये काम करने की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन नैन्सी इस पर मना करते हुए कहती है कि ये खतरनाक है, तो वो ये काम उसको ही करने दे। इस काम के लिए उसे बस अपने मेंटर कार्टर की जरूरत थी। लेकिन 13 साल पहले किसी वजह से कार्टर को इस इंडस्ट्री से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया था। पर क्यों? दरअसल 1976 के उस खौफनाक दौर में जब कार्टर और रोड्स अफ्रीका के उस हॉस्पिटल पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई थी। चारों तरफ सिर्फ लाशें थी और वहां मौजूद औरतें उन्हें साफ कर रही थीं। वहीं उन्हें एक यंग सिस्टर मोनिका भी मिलती है, जो मासूमियत से बाकी बचे मरीजों को इंजेक्शंस दे रही थी। तब कार्टर और रोड्स उससे हॉस्पिटल के मेडिकल मैन के बारे में पूछते हैं, जिस पर मोनिका कहती है कि वो कई हफ्तों से जंगल के किसी दूर दराज गाँव में गया हुआ है। ये सुनकर कार्टर और रोड्स को एहसास हो जाता है कि असली खतरा उस जंगल की गहराइयों में छुपा है। इसीलिए वो मोनिका से उस गांव तक पहुंचने का एक नक्शा बनवाकर वहां निकल जाते हैं। तब जंगल की गहराइयों में दाखिल होने पर रास्ते में उन्हें कुछ लोकल फौजी रोकते हैं, लेकिन उनकी पहचान जानने के बाद वो उन्हें गांव के अंदर जाने देते हैं। अब वैसे वो गांव किसी जहन्नम से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ जलते हुए घर और लाशों के ढेर पड़े थे, क्योंकि वहाँ एक खतरनाक वायरस आउटब्रेक चल रहा था और लोकल्स किसी भी तरह इस वायरस को रोकना चाहते थे। सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये थी कि वो मेडिकल मैन खुद भी नहीं बचा था, जो देखकर कार्टर और रोड्स सोच ही रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए कि तभी एक बीमार शख्स उनकी तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर उनके साथ आए फौजी ने बिना सोचे समझे उसे गोली मार दी और तुरंत उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया। इससे कार्टर का सैंपल लेने का सपना टूट चुका था, इसलिए उसने वापस हॉस्पिटल जाकर नन को यह खबर देने का फैसला किया। मगर जब वो वापस गांव पहुंचे तो वहां की रौनक खत्म हो चुकी थी और हर दरवाजा बंद था। वहां के हॉस्पिटल को फौजियों ने पूरी तरह सील कर दिया था, क्योंकि वो वायरस अब तक वहां भी फैल चुका होता है, जो अगर बाहर निकल जाता तो उसे शहर तक जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। तभी कार्टर की मुलाकात मेलिंडा से हुई, जो वहां इंटरनेशनल रिलीफ एसोसिएशन की तरफ से सप्लाईज लेकर आई थी, मगर उसे बाहर से ही भगा दिया गया था। उससे बात करके कार्टर और रोड्स को पता चला कि पिछले दिन तक हॉस्पिटल से चीखने की आवाज आ रही थी, लेकिन आज वहाँ शमशान जैसी खामोशी है। ये सुनकर कार्टर और रोड्स ने जनरल का नाम लेकर फौजियों से सौदा किया, ताकि वो अंदर जाके असली चीज के बारे में जान सके। अब अभी फौजी इस पर मान तो गए थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि अगर उनके अलावा कोई भी हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। इस पर कार्टर और रोड्स मानकर हॉस्पिटल के पास पहुंच गए, जिस दौरान हॉस्पिटल के दरवाजे पर उन्हें एक बूढ़ी नन मिली, जो इतनी बीमार थी कि उनके सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रही थी। उसने बस अपनी आंखों से इशारा किया कि सिस्टर मोनिका अंदर है। आगे हॉस्पिटल के अंदर जाने पर उन्हें हर तरफ खून के निशान और लाल रंग में डूबे हुए टॉवल्स दिख रहे थे, जो देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हुआ है। तब उन्हीं खूनी कदमों का पीछा करते हुए उन्होंने एक दरवाजा खोला, जहाँ सिस्टर मोनिका एक कुर्सी पर बेजान पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे हिलाया, वो अचानक जागकर जोर जोर से खांसने लगी और उनके सामने खून की उल्टी करके मारी गई। ये देखकर कार्टर और रोड्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो दोनों इस मौत के जाल से जिंदा निकल पाएंगे। खैर, अभी कार्टर को उस बूढ़ी नन से बात करके एक ऐसा सच पता चला जो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दरअसल इस गांव में ये वायरस कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के हेडमास्टर की वजह से ही आया था, क्योंकि हॉस्पिटल में सप्लाईज की इतनी कमी थी कि मजबूरी में वो नन्स एक ही सुई से दर्जनों लोगों को इंजेक्शन लगाती थी और उसे सिर्फ 2 दिन में एक बार बदला जाता था। इसी एक सुई ने इस वायरस के लिए हाईवे का काम किया और पूरे हॉस्पिटल को कब्रिस्तान में बदल दिया। ये जानकर कार्टर और रोड्स ने बिना वक्त गवाए सिस्टर मोनिका की लाश से वायरस
वायरस सैंपल लिए ताकि इस मौत का तोड़ ढूंढा जा सके। वहीं वो बूढ़ी नन जो इस गुनाह में शामिल होने की वजह से खुद को माफ नहीं कर पा रही थी, बेहद शर्मिंदा और गिल्टी महसूस कर रही थी। इसलिए वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ बढ़ती है जहाँ बाहर फौजी तैनात थे। उसे पता था कि बाहर कदम रखते ही क्या होगा, लेकिन इतने लोगों की मौत का कारण बनने की वजह से वो पश्चाताप की आग में इतना ज्यादा जल रही थी कि वो अब जीना नहीं चाहती थी। अभी उसके बाहर निकलते ही एक फौजी ने बिना सोचे उसको गोली मारकर खत्म कर दिया। अब क्या उसकी ये कुर्बानी इस वायरस को यहाँ रोक पाएगी? खैर, आगे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक करते वक्त कार्टर के होश उड़ गए। उसे एक प्रेग्नेंट औरत के बारे में पता चला जिसे हॉस्पिटल में वही पुरानी सुई से इंजेक्शन लगाया गया था और अब वो अपने गाँव वापस जा चुकी थी। इस दौरान कार्टर को पूरा यकीन था कि वो भी इस मौत का शिकार बन चुकी है, इसलिए उसने ठान ली कि वो उस औरत को ढूंढ निकालेगा ताकि वायरस के सिम्टम्स और उसके फैलने के तरीके को समझ सके। ये सुनकर रोड्स बुरी तरह कांपने लगता है क्योंकि उसे डर था कि वो खुद भी बीमार हो चुका है, इसलिए वो बस वहाँ से भागना चाहता था। इस पर कार्टर ने उसे झड़क दिया क्योंकि उसके लिए उस औरत के गाँव जाकर इन्फेक्शन की जद को खत्म करना सबसे जरूरी था। आगे कार्टर, रोड्स और मेलिंडा एक हेलीकॉप्टर रेंट करके उस दूर दराज गाँव की तरफ निकलते हैं जहाँ वो प्रेग्नेंट औरत रहती थी। उनकी पायलट के साथ डील हुई थी कि उन्हें वो ठीक 3 दिन बाद वहां से पिक कर लेगा। अभी जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, गांव वालों ने उन्हें शक की नजरों से घेर लिया। तब लोगों का डर खत्म करने के लिए कार्टर और उसके साथियों ने एक बड़ा रिस्क लेकर अपने मास्क उतार दिए और गांव वालों को उन्हीं की तरीके से ग्रीट किया ताकि उनका भरोसा जीता जा सके। ये देखकर गांव का मुखिया उन्हें अंदर ले गए, लेकिन वहां एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। गांव में कई प्रेग्नेंट औरतें थीं और ये पहचान पाना नामुमकिन था कि असली इन्फेक्टेड औरत कौन है। खैर, अभी गांव वालों ने अपनी मेहमान नवाजी दिखाते हुए उन्हें पानी का एक कटोरा पीने को दिया, जिसे पहले एक एक करके कबीले के सब लोग पीने वाले थे और बाद में कार्टर और रोड्स को भी वो पानी पीना था। अभी एक आदमी ने उसमें से एक घूंट भरा और फिर वही कटोरा रोड्स की तरफ बढ़ा दिया, जो देखकर रोड्स की हालत खराब हो गई। उसे पता था कि ये मौत का कटोरा हो सकता है, लेकिन वहाँ के रिवाज के मुताबिक इनकार करने का मतलब था कबीले वालों से दुश्मनी मोल लेना। इसीलिए बेहद डर और मजबूरी में रोड्स ने उस कटोरे को पकड़ा और पानी का एक घूंट भर लिया। अब गांव वालों के साथ पानी पीने के बाद कार्टर, रोड्स और मेलिंडा उस इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट औरत के घर के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें अंदर नहीं जाने देते। उनका मानना था कि ये परिवार सिर्फ बीमार नहीं बल्कि श्रापित है। तभी वहां का एक स्कूल टीचर आके मुखिया को समझाता है कि उन्हें कार्टर की बात मानकर उसे अंदर जाने देना चाहिए और तब जाकर मुखिया उन्हें इजाजत दे देता है। अभी वो तीनों मास्क पहनकर उस अंधेरी झोपड़ी में कदम रखते हैं जहाँ की बदबू बर्दाश्त से बाहर थी। उस औरत का पूरा जिस्म पस से भरे जख्मों से घिरा हुआ था और वह मंजर मौत की खौफनाक तस्वीर थी जो देखकर कार्टर और उसके साथियों की रूह कांप जाती है। वो तीनों हिम्मत करके जैसे तैसे उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, लेकिन इसके बाद रोड्स की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है और वो बार बार वापस लौटने की जिद करने लगता है। इस वक्त भी उसे लग रहा था कि वो खुद भी इस मौत का शिकार बन चुका है। तभी उन्हें बाहर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। फिर बाहर जाने पर उन्हें पता चलता है कि गाँव वालों ने उस स्कूल टीचर को घेर लिया था और वो लोग कार्टर और उसकी टीम पर बीमारी फैलाने का इल्जाम लगा रहे थे। तब कार्टर सबको समझाने के लिए एक ऐसी बात कहता है जो किसी का भी दिल दहला सकती थी। दरअसल उसके हिसाब से ये वायरस कोई नई चीज नहीं थी, बल्कि ये तो हजारों सालों से सुअरों, चमगादड़ और बंदरों के जिस्म में दबी हुई थी। लेकिन जब इंसानों ने अपने लालच में उन जानवरों के घर यानी उनके हैबिटेट्स को तबाह करना शुरू किया तो उन वायरसेस को जिंदा रहने के लिए एक नए होस्ट की जरूरत पड़ी और उन्होंने अपना नया होस्ट किसी और को नहीं बल्कि इंसानों को ही बना लिया। अब कहीं ना कहीं कार्टर को इस बात का डर भी था कि अगर ये वायरस खुद को इवॉल्व कर ले और एड्स की तरह इंसानी शरीर में हफ्तों या महीनों तक चुपचाप बिना कोई लक्षण दिखाए छुपा रहे तो ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में मौत शहर में फैल जाएगी और किसी को इस बारे में पता तक नहीं चलेगा। ये सब सुनने के बाद मुखिया कार्टर और उसके साथियों को उनके हिसाब से काम करने देता है। इसके कुछ समय बाद गांव के 2 और लोग इस मौत की गिरफ्त में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कार्टर और उसकी टीम को भी जिल्लत और तन्हाई झेलनी पड़ रही थी, जो बाकी के इन्फेक्टेड परिवारों की किस्मत बन चुकी थी। एक समय जब वो तीनों उस प्रेग्नेंट औरत की झोपड़ी के पास होते हैं तो उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है। उस समय रोड्स चाहता था कि कार्टर उसकी मदद करे, लेकिन कार्टर के चेहरे पर सिर्फ बेबसी और मायूसी थी। उसने रोड्स को वार्न किया कि ये वायरस की एक चाल है, ये चाहता है कि तुम जज्बाती होकर उसके करीब जाओ ताकि वो तुम्हें भी अपना शिकार बना सके। कार्टर ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि वो जानता था कि उस औरत
और उसके बच्चे को बचाना नामुमकिन है। लेकिन रोड्स ने कार्टर की बातों को अनसुना करके एक ऐसी बहादुरी दिखाई जो मौत को ललकारने जैसी थी। उसने और मेलिंडा ने अपने मास्क पहने और झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए ताकि उस औरत की डिलीवरी करवा सके। उन्हें पता था कि वो एक ऐसी मौत के करीब जा रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं, लेकिन एक मासूम जान के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। क्या रोड्स की ये हिम्मत उस बच्चे को जिंदा दुनिया में ले आ पाएगी या ये सिर्फ एक और लाश बढ़ जाएगी? दोनों के दिमाग में लगातार यही सवाल चल रहा था, पर उसके बाद भी वो नहीं रुके। उसी समय गांव के मुखिया को एहसास होता है कि बंदरों की आवाजें आना अब बंद हो चुकी हैं। इसलिए वो समझ जाता है कि ये सच में एक भयानक बीमारी है। तब कार्टर मुखिया से कहता है कि वो बीमार लोगों को सबसे अलग कर दें, लेकिन मुखिया साफ मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि अपनों को अकेला छोड़ना इंसानी फितरत के खिलाफ है, भले ही इसमें कितने ही लोगों को अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। लेकिन जो बच जाएंगे वो हमेशा के लिए इस मौत से आजाद होंगे। उसकी ये बातें सुनकर कार्टर ठान लेता है कि अब वो तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक उसे इस वायरस को सही करने का कोई तरीका न मिल जाए। असल में उसका मानना था कि मुखिया के तरीके के बाद जो लोग जिंदा बचेंगे उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगे जो इस मौत का एकमात्र इलाज बन सकते हैं। इस बारे में रोड्स को पता चलने पर उसे ये सब एक पागलपन लगता है क्योंकि इस हिसाब से कार्टर वहां रुककर सबकी जान खतरे में डाल रहा था। खैर अभी कार्टर अपनी तलाश शुरू कर देता है, जिसके अगले दिन जब रात तक उस इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट औरत और उसका बच्चा मारा जाता है, जिसके बारे में पता चलने पर रोड्स वहां आ जाता है जहां वो और मेलिंडा रोती हुई आंखों से उस प्रेग्नेंट औरत और उसके बच्चे से विदा लेते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके बैग से कुछ दवाइयां गायब हैं। इसके बारे में वो कुछ समझ पाते तभी अचानक मुखिया की झोपड़ी से भयानक आग की लपटें उठने लगती हैं, जिससे रोड्स को तुरंत समझ आ जाता है कि कार्टर, जिसे मुखिया की पुरानी सोच पसंद नहीं थी, वो रिसर्च में कामयाब नहीं हो पाया था और उसी ने मुखिया को मारा है। उसी वजह से रोड्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो फैसला कर लेता है कि वो कार्टर की जिंदगी उसी तरह बर्बाद कर देगा जैसे उसने इन कबीले वालों की करी है। इसीलिए रोड्स ने अपने शहर वापस आके बाद में उसकी कंप्लेंट कर दी थी और कार्टर को मेडिकल फील्ड से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। खैर प्रेजेंट में 1989 में कार्टर आखिरकार नैन्सी की मदद करने के लिए आ जाता है, जिस दौरान कार्टर का पहला सवाल यही था कि कहीं इस वायरस से कोई बीमार तो नहीं हुआ। इस पर नैन्सी मना करती है। ये सुनकर कार्टर उससे लैब में काम करने वाले लोगों को क्वारंटीन करने को कहता है, लेकिन नैन्सी के पास ये अथॉरिटी नहीं थी। यह सुनकर कार्टर काफी हैरान रह गया क्योंकि हो सकता था कि लैब से वो वायरस वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर भी पहुंच गया हो। खैर अभी जब बेन छुट्टियों से वापस लौटता है तो पीटर उसे बताता है कि जिस सैंपल को उसने सूंघा था वो इबोला था। ये सुनते ही बेन का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि पीटर की लापरवाही की वजह से उसने उस सैंपल को सूंघा था और हो सकता है कि अब तक उसकी बीवी या बच्चों में से कोई इन्फेक्ट हो गया हो। इस पर पीटर उसे झूठी तसल्ली देते हुए कहता है कि ये वायरस हवा से नहीं फैलता और अगर वो 21 दिनों तक रोज अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और हर बार रिजल्ट्स नेगेटिव हों तो इसका मतलब वो खतरे से बाहर है। अब वैसे बेन इस बात की रिपोर्ट अपने सीनियर्स को करना चाहता था, लेकिन इससे पीटर की रेपुटेशन पर फर्क पड़ता, इसलिए उसने बेन को उसके बच्चों के बारे में याद दिलवाकर उसका मुंह बंद करवा दिया क्योंकि अगर इस बारे में सीनियर्स को पता चलता तो वो उसके बच्चों को भी क्वारंटीन कर देते और इन्फेक्टेड ना होने के बाद भी उन्हें लंबे समय तक लैब्स के चूहों की तरह रहना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ मंकी हाउस के एक एम्प्लॉय ब्रूस को कुछ दिनों से सर दर्द हो रहा था, लेकिन वो इसे आम समझकर इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करता। इसके थोड़ी देर बाद ही वहां कार्टर और नैन्सी भी रूम एच में जाने के लिए आ गए, जहां डायरेक्टर ने उन्हें छुपकर रूम एच की चाबी दी ताकि वो इस मिशन को सीक्रेटली अंजाम दे सके। फिर बॉयलर रूम में प्रोटेक्टिव गियर पहनते वक्त कार्टर ने नैन्सी को चेतावनी दी कि ये बंदर बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, इसलिए अंदर उसे संभल कर रहना पड़ेगा। इस पर नैन्सी मान गई और अभी जैसे ही वो दोनों रूम एच के अंदर दाखिल हुए उनका सामना उस बीमार बंदर से हुआ। तब कार्टर ने लोहे की रोड से बंदर को काबू किया, लेकिन तभी उस बीमार जानवर ने नैन्सी के गॉगल्स पर तेजी से थूका। तब डरने की जगह नैन्सी ने उसकी छाती में तुरंत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बंदर हमेशा के लिए शांत हो गया। वहीं रात में घर जाने पर बेन को इतना ज्यादा डर लग रहा था कि उसने अपने बच्चों को गले भी नहीं लगाया और नहाते वक्त साबुन भी नहीं छुआ। ये चीज उसकी बीवी को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, इसलिए उसने बेन से सब कुछ जानने की कोशिश करी और तब बेन ने भी रोकर सारा सच उगल दिया। तब सब कुछ सुनकर उसकी वाइफ के होश उड़ गए और उसने बेन को तुरंत रिपोर्ट करने को कहा, क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड नहीं होते तो बस उनका समय बर्बाद हो सकता था, लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड होते तो वो जिंदा ही नहीं बचते। इधर अब तक नैन्सी भी मिशन खत्म करके अपने घर चली गई थी।
मगर कार्टर का मन अब भी अशांत था। वो कुछ सोचकर वापस उस मंकी हाउस गया और उसकी नजर रूम एच के बगल वाले रूम जी पर पड़ी, जहां मौजूद एक बंदर भी काफी बीमार था। उसे देखकर कार्टर की आंखों में खौफ वापस आ जाता है, क्योंकि अगर वायरस एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचा होगा तो इसका मतलब साफ था कि इबोला अब हवा के जरिए भी फैल रहा है। इसके बारे में नैन्सी को पता चलने पर वो अगले ही दिन कार्टर के साथ जनरल से मिलकर उस रूम जी के उन बीमार बंदरों के बारे में बताते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फौज भेजकर सभी बंदरों को खत्म और उस जगह को डिसइंफेक्ट करवा दे, वरना आगे चलकर दुनिया का वो हाल होगा जो किसी ने सोची भी ना होगी। तब जनरल भी हालात की गंभीरता को समझते हुए उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर बेन पर भड़क जाता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को सच बता दिया था, जिस पर बेन ने कहा कि उसकी वाइफ इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। वहीं घर पे बेन की वाइफ डर के मारे बाथ टब को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी, ताकि उसका परिवार इस ना दिखाई देने वाली मौत से बचा रहे। इधर मंकी हाउस में अब हालात हाथ से निकल रहे थे। ब्रूस को बुरी तरह कमजोरी महसूस होने लगी और उसने उल्टी करना शुरू कर दिया था, जो देखकर सब इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने ब्रूस को एक कमरे में बंद कर डाला। तभी केयरटेकर को एहसास हुआ कि ब्रूस को शायद बंदरों से इबोला हो गया है, इसलिए अब उसे भी अपनी जान का डर सताने लगा। तब वो डायरेक्टर सुपरमार्केट गए ताकि ब्रूस का बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर खरीद सके। वहाँ पर केयरटेकर किसी चोर की तरह भटक रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वो वायरस किसी और को फैल जाए, इसलिए वो किसी चीज को छू भी नहीं रहा होता। जिसके बाद वो जैसे तैसे ब्रूस को लेकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं, जहां उसे चेक करने पर पता चलता है कि उसे सच में बुखार है, जिसके बारे में नैन्सी को पता चलने पर वो चाहती थी कि ब्रूस को लैब में क्वारंटीन करके रखा जाए ताकि उसकी सही से जांच हो सके। लेकिन तभी डिसीज कंट्रोल सेंटर का हेड रोड्स वहां पहुंच जाता है, जो नैन्सी की बात नहीं सुनता और ब्रूस को एक आम हॉस्पिटल में जबरदस्ती भेज देता है। असल में रोड्स का मानना था कि नैन्सी सिर्फ अफवाह फैला रही है और वो पूरे शहर को डराना नहीं चाहता था। अब जैसा कि नैन्सी कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो बेबस खड़े होकर ब्रूस नाम के टाइम बॉम्ब को शहर के बीच से हॉस्पिटल जाते हुए देखती रहती है। वो यही सोच रही थी कि अगर ब्रोड्स की ये जिद वॉशिंगटन डीसी में सच में तबाही लेके आ जाएगी तो क्या होगा। खैर, अब तक हॉस्पिटल वालों की तरफ से ब्रूस के ब्लड सैंपल्स लैब में आ चुके होते हैं, पर अब तक पीटर और बेन ने खुद को दुनिया से काट लिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी चलते फिरते मौत न हो जाए। इस दौरान पीटर की हालात तो इतनी खराब थी कि वो अपनी मंगेतर से मिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और वो बेचारी समझ रही होती है कि पीटर उसे धोखा दे रहा है। खैर, अभी वो दोनों तुरंत लेवल 4 लैब की तरफ ब्रूस के ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करने चले जाते हैं। जिस बीच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। वहाँ पर नैन्सी भी इबोला के बारे में बताने गई थी, जिस दौरान उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ गए। उसने समझाया कि इबोला वायरस किसी भी बड़े शहर में सिर्फ 20 मिनट के अंदर तबाही मचा सकता है। ये हमारे जिस्म के सेल्स को ही फैक्ट्री बना लेता है और तब तक बढ़ता रहता है जब तक पूरा शरीर मौत की गिरफ्त में ना आ जाए। इतना सब बताने के बाद नैन्सी ने जोर दिया कि अब एक भी पल गवाए बिना मंकी हाउस के सारे बंदरों को खत्म करना होगा। लेकिन सीडीसी डायरेक्टर रोड्स अब भी अपनी जिद पर अड़ा था। उसका कहना था कि जब तक किसी इंसान में यह वायरस कंफर्म नहीं होता तब तक इतना बड़ा कदम उठाना पागलपन होगा। इस पर नैन्सी ने कहा कि वायरस शरीर में छुपा हो सकता है जो कुछ समय बाद असर करेगा, इसीलिए उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मगर इतना सब सुनने के बाद भी रोड्स को लग रहा था कि नैन्सी और बाकी सबके करे गए टेस्ट पूरी तरह से गलत हैं। तब कार्टर, जो खुद भी नैन्सी के साथ आया था, उसने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा जिसने मीटिंग में सन्नाटा खींच दिया। उसने साफ कहा कि ये वायरस हवा से भी फैल सकता है, क्योंकि सालों पहले एक स्टडी में दिखाया गया था कि बिना किसी कांटेक्ट के भी बंदर इसका शिकार हो गए थे और इसलिए अगर कोई इन्फेक्टेड शख्स किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर सिर्फ एक बार छींक दे तो हवा में एक साथ 10 लाख एक्टिव वायरस फैल जाएंगे। ये सुनकर वहां मौजूद हर बड़े अफसर की रूह कांप गई। लेकिन अफसोस, बिना परमिशन के वो सब सिर्फ हाथ पर हाथ धरे मौत का इंतजार ही कर सकते थे। अब वैसे ये सरकार की कितनी बुरी आदत है कि वो वक्त रहते किसी सही बात को मानती ही नहीं है। खैर, अभी हम उन्हें तो नहीं सुधार सकते, मगर हम अपनी कुछ बुरी आदतें जैसे अपने फोन एडिक्शन, लैक ऑफ फोकस, कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन ना होने जैसी आदतों को जरूर सुधार सकते हैं, जिससे हमारी आगे की जिंदगी काफी बेटर हो जाएगी। फिर चाहे वो रोज एक्सरसाइज करना हो या रोज प्रोडक्टिविटी में सुधार लाना, इन सभी चीजों में हमारा आज का स्पॉन्सर आपकी एक फ्रेश स्टार्ट करने में काफी मदद कर सकता है। ये वीडियो स्पॉन्सर किया है
है बेटर हैबिट्स टीम ने, जिनका 14 दिनों का हैबिट रीसेट सिस्टम बिल्कुल सरकार और आपके जैसे लोगों के लिए ही बना है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये सिस्टम इंसान के बिहेवियर की साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, इसलिए मेरा यकीन मानो कि ऐसा सिस्टम आपको नॉर्मल सेल्फ हेल्प यूट्यूब वीडियोस में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये प्रोग्राम न सिर्फ आपकी बुरी आदतों को जड़ से खत्म ही नहीं करता, बल्कि डिसिप्लिन को आपकी जिंदगी का हिस्सा बना देता है। तो देर किस बात की, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेंशन है, सो जरूर चेक करना। अब वैसे कहानी में वापस मंकी हाउस का डायरेक्टर अब परमिशन चाहता था ताकि उसका काम वापस से शुरू हो सके। इस बारे में नैन्सी से बात करने पर नैन्सी ने उसे सलाह दी कि अगर अंदर से उसका ये काम नहीं बन रहा है तो उसे सरकार पर बाहर से प्रेशर डालना चाहिए। ये सुनते ही डायरेक्टर ने तुरंत वॉशिंगटन के एक रिपोर्टर को सारी खबर लीक कर दी, जिस दौरान जब उस रिपोर्टर ने इबोला पर रिसर्च की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि ये वायरस धरती की किसी भी चीज से ज्यादा तेजी से म्यूटेट होकर तबाही मचाता है। अब क्योंकि ये बात मीडिया तक पहुंच चुकी थी तो नैन्सी को समझ आ गया था कि अब अप्रूवल मिलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि सरकार को सबसे बड़ा डर मीडिया का ही होता है। अब उसी रात अथॉरिटीज सच में मंकी हाउस को तुरंत बंद करने का ऑर्डर दे देती है, जिस बात को सुनकर मंकी हाउस का केयर टेकर भारी मन से रेडियो बंद करता है और एक एक करके सारी लाइट्स बुझाकर मंकी हाउस से निकल जाता है। अब मंकी हाउस की पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन वहाँ रहने वाले बंदर अभी भी वही थे। आपको क्या लगता है, क्या अगला सूरज उन बंदरों के लिए आखिरी होगा या ये वायरस अंधेरे का फायदा उठाकर पहले ही बाहर निकल जाएगा? खैर अगले दिन नैन्सी और उसके साथियों को अंदर जाके बंदरों को मारने की परमिशन भी मिल गई। इसीलिए अब नैन्सी और केयर टेकर ने ऐसे सोल्जर्स को चुना जिनका बैकग्राउंड साइंस या मेडिकल से था और उनके परिवार की हालत जानी, ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो इस मौत के मिशन के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं। लेकिन तभी नैन्सी को एक दिल तोड़ने वाली खबर मिली। उसके पिता हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। एक तरफ बेटी का फर्ज था और दूसरी तरफ लाखों लोगों की जान। तब नैन्सी के पिता ने फोन पर बात करते हुए उसे हौसला दिया और कहा कि तुम्हारी वहां ज्यादा जरूरत है, इसलिए अभी तुम्हें दुनिया को बचाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर नैन्सी ने उदास होकर फोन रखा और अपने आंसू पोंछकर काम पर लौट गई। इसी बीच बेन ने नैन्सी को लैब बुलाया और वो सच उगल दिया जिसे पीटर छुपा रहा था कि उन दोनों ने वायरस के सैंपल्स को सूंघा था। हालांकि उनकी रिपोर्ट अभी भी नेगेटिव थी, लेकिन पीटर अचानक गायब हो गया था और बेन को डर था कि कहीं पीटर की वजह से वो वायरस पूरे शहर में ना फैल जाए। ये सुनकर नैन्सी भी डर जाती है, इसलिए वो तुरंत उस ट्रेन स्टेशन पहुंच जाती है जहां से पीटर रोज गुजरता था और वहां से पीटर भी मिल जाता है जिसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे। वो बेहद डरा हुआ था और उसे अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। हालांकि वो खुद भी इन्फेक्टेड नहीं होता, पर फिर भी उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से बाकियों की जान खतरे में ना आ जाए। यही सब बताते हुए पीटर नैन्सी को मना लेता है कि उसे और बेन को लैब में रहने दिया जाए ताकि वो सैंपल्स की टेस्टिंग में मदद कर सके। खैर अभी नैन्सी का मिशन अब बहुत बड़ा हो चुका था। 500 से ज्यादा बंदरों को हमेशा के लिए शांत करना था। इसीलिए अभी नैन्सी ने एक सोल्जर को मंकी हाउस के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया ताकि कोई भी अनजान शख्स अंदर ना जा सके। वहीं वापस से हॉस्पिटल वाले ब्रूस का नया ब्लड सैंपल लैब भेजते हैं। भले ही वो कल तक नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अब इबोला धीरे धीरे उसके शरीर में पनपने लगा था। इधर नैन्सी नए सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रही थी जो उन्हें साफ बताती है कि इबोला लेवल 4 पैथोजन है, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इसीलिए मिशन के दौरान अगर किसी का सूट जरा सा भी फटा तो उसे 3 हफ्ते के लिए एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाएगा। सबसे डरावनी बात ये थी कि जैसा कि बंदरों ने कल से कुछ नहीं खाया था, तो वो अब पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे। ये सब बताने के बाद नैन्सी ने सबको मौका दिया कि अगर कोई डर रहा है तो पीछे हट जाए, लेकिन वहाँ मौजूद हर एक सिपाही मौत से लड़ने के लिए तैयार था। तभी जेरी वहाँ आके नैन्सी को बताता है कि वो उसकी जगह ये मिशन लीड करेगा। इस बात पर नैन्सी बहुत लड़ती है, लेकिन जेरी अपनी वाइफ की हिफाजत के लिए अपनी जान लगाने को तैयार था, इसलिए वो उसकी जरा सी भी नहीं चलने देता और आखिरकार तय होता है कि जेरी और कार्टर ही इस टीम को लीड करेंगे। उस दौरान कार्टर को लग रहा था कि ये वायरस लगातार बदल रहा है और जल्दी ही सुपर इबोला सामने आएगा जो मामूली बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होगा। इसमें सिम्टम्स भी देर से दिखते हैं, इसलिए लोग अनजाने में ही टाइम बम बनकर घूमते रहेंगे। इधर लेवल 4 लैब में पीटर और बेन को ब्रूस के अभी के ब्लड सैंपल्स चेक करके पता चल चुका था कि उसे इबोला हो चुका है। उस दौरान नैन्सी अपनी बेटी के स्कूल में थी। तभी पीटर उसे कॉल करके इस बारे में बताता है, जो सुनकर नैन्सी एकदम से सन्न पड़ जाती है, क्योंकि अभी उसका सबसे बुरा सपना सच हो चुका था और ना जाने कितने लोग
ब्रूस की वजह से उस वायरस को शहर में लेके गए होंगे, जिसका मतलब कि इबोला को सुपर इबोला बनने में जरा भी देर नहीं लगेगी। क्या नैन्सी और उसकी टीम इस सुपर इबोला को वॉशिंगटन की सड़कों पर तबाही मचाने से रोक पाएगी? खैर, इधर ब्रूस के पॉजिटिव रिजल्ट से अनजान रोड्स अपनी वाइफ, जो कोई और नहीं बल्कि मेलिंडा ही थी, उससे मिलने जाता है, जहां वो उम्मीद कर रहा था कि वो उसके इस फैसले का साथ देगी कि ब्रूस को इबोला नहीं होगा। इसके लिए वो मेलिंडा से कहता है कि ब्रूस में अभी तक वो भयानक सिम्टम्स नहीं दिखे जो उन्होंने 13 साल पहले अफ्रीका में देखे थे। लेकिन मेलिंडा अपने पति को अच्छे से जानती थी कि वो किसी भी हाल में इस बात को शहर के लोगों तक नहीं आने देना चाहता। साथ ही रोड्स की बातों से उसे साफ महसूस हो रहा था कि रोड्स के मन में अभी भी कार्टर के लिए पुरानी जलन और नफरत भरी हुई है, जिसकी वजह से वो शहर को बचाने पर कम बल्कि कार्टर को गलत साबित करने की कोशिश ज्यादा कर रहा है। इधर कार्टर अपनी टीम को मौत के इस खेल के लिए तैयार कर रहा था। वो उन्हें सिखा रहा था कि प्रोटेक्टिव सूट्स कैसे पहनने हैं और अगर रेस्पिरेटर यानी सांस लेने वाली डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाए तो बिना पैनिक किए अपनी सांस काबू करके उन्हें कैसे बदलना है। सब बताने के बाद कार्टर ने अचानक लाइट्स बंद कर दी ताकि सिपाही उस अंधेरे और घुटन का अनुभव कर सकें जो मिशन के वक्त मंकी हाउस में होने वाला था। उन्हें हर 10 मिनट में सूट चेक करना था और हर 45 मिनट में बैटरी बदलने के लिए ब्रेक लेना था। तभी एक सोल्जर को क्लोस्ट्रोफोबिया की वजह से काफी अजीब लगने लगता है, जो देखकर कार्टर ने तुरंत लाइट्स ऑन करके उसे मिशन से बाहर कर दिया, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी घबराहट सबकी जान ले सकती थी। वहीं नैन्सी हॉस्पिटल पहुंचकर रोड्स को बताती है कि ब्रूस की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। ये सुनकर रोड्स को इस बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि ब्रूस की हालत अभी तक स्टेबल थी, पर यह सच्चाई नहीं होती है। असल में रोड्स को डर था कि अगर ये खबर फैली तो शहर में वही खूनी दंगे शुरू हो जाएंगे जो उन्होंने 13 साल पहले अफ्रीका में देखे थे। तब नैन्सी एक रास्ता निकालती है कि वो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों के ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करेगी। इसलिए अभी वो दोनों एक चर्च पहुंच जाते हैं, जहां एक एम्प्लॉय बाकी सब एम्प्लॉइज के साथ एक ही कटोरे से होली वाटर पी रहा था, जो देखकर नैन्सी के होश उड़ गए, क्योंकि वायरस को फैलने के लिए इससे बेहतर रास्ता नहीं मिल सकता था। खैर, ये देखकर नैन्सी जल्दी से सबको वहां हॉस्पिटल में वापस भेजती है और खुद भी अपने पिता के पास जाती है। उनकी हालत अभी पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस दौरान वो नैन्सी से कहते हैं कि उन्हें नैन्सी पर गर्व है, इसलिए उसे किसी भी हाल में उनकी तरफ ज्यादा ध्यान न देके दुनिया को बचाने पर ध्यान देना है। ये सुनकर नैन्सी को बुरा तो लगता है, मगर वो जानती थी कि अभी दुनिया को बचाना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो रोते हुए उनके माथे को चूमती है और वहां से चली जाती है। अब उसी रात अंधेरे में जेरी और कार्टर की टीम मंकी हाउस की तरफ निकल पड़ती है। उधर मंकी हाउस के बाहर मौजूद सोल्जर के पास अचानक एक रिपोर्टर आई, जो देखकर वो सोल्जर पास लगे फोन से अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने का दिखावा करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि न्यूज में ये चीज लीक हो कि आगे क्या होने वाला है। ये देखकर रिपोर्टर को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, पर फिलहाल वो बस सोल्जर को अपना नंबर देके वहां से चली गई। इधर नैन्सी हॉस्पिटल में अपनी आंखों के सामने मंकी हाउस के एम्प्लॉइज और उनके परिवारों का ब्लड टेस्ट करवा रही थी, जिस दौरान वो चाहती थी कि टेस्ट और ज्यादा गहराई से किए जाएं। लेकिन नर्स के हिसाब से अभी तक बाकियों में इबोला के कोई सिम्टम्स नहीं थे। खैर, अभी इसके बाद नैन्सी हॉस्पिटल से सैंपल्स लेकर लैब पहुंची, जहां पीटर और बेन अब भी अपनी जान के डर में जी रहे थे। तब नैन्सी ने उन्हें भी हर रोज उनका ब्लड टेस्ट करने को कहा, जिस पर वो लोग मान गए थे। दूसरी तरफ जेरी और कार्टर की टीम आखिरी तैयारियां कर रही थी। उन्हें सख्त मना किया गया था कि वो बाहर प्रोटेक्टिव गियर ना पहने, ताकि लोगों में दहशत न फैले। अब वैसे उनका मिशन बेहद मुश्किल था। 500 बंदरों को बेहोश करना, उनका ब्लड सैंपल लेना और फिर उन्हें उस एरिया में भेजना जहां उन्हें बिना दर्द के मारा जाएगा। अब अंदर जाने के बाद सब अपने काम पर लग गए। वहां बेहद गर्मी थी और अचानक फ्यूज उड़ने की वजह से सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी। इसके बावजूद सब जैसे तैसे बंदर वाले कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां बंदर खुद भी काफी ज्यादा गुस्से में थे। इसलिए बंदरों ने सीधा सब पर मौत से भरा अपना वेस्ट फेंकना शुरू कर दिया। ये देखकर कार्टर ने तुरंत ऑर्डर दिया कि जिसके ऊपर भी ये गिरा है वो बाहर जाए और खुद को ब्लीच से साफ करे। इसी बीच लैब में नैन्सी और पीटर को 2 नए पॉजिटिव केसेस मिलते हैं। नैन्सी तुरंत रोड्स को कांटेक्ट करके इस बारे में बताती है, जो सुनकर रोड्स के भी पसीने छूटने लगते हैं। क्या ये 2 नए केसेस पूरे वॉशिंगटन की तबाही की शुरुआत हैं? खैर, रोड्स उन 2 इन्फेक्टेड एम्प्लॉइज को बुलाता है, जिस दौरान फीमेल एम्प्लॉय इतनी डरी हुई थी कि निकलने से पहले उसने अपने बेटे के लिए एक इमोशनल मैसेज छोड़ दिया था। इधर मंकी हाउस के अंदर जेरी सख्त रूल्स लागू करता है, हर 45 मिनट में 15 मिनट का ब्रेक और कोई भी अकेला काम नहीं करेगा। असल में काम करने का तरीका बेहद खतरनाक था। एक सिपाही पिंजरा खोलता, दूसरा पोल से बंदर को पकड़ता और फिर उसे बेहोश किया जाता। जब तक बंदर का दिल धड़क रहा होता, उसका ब्लड सैंपल लिया जाता और फिर ड्रग देकर उसे कार्टर के पास चीर फाड़ के लिए भेज दिया जाता। इस दौरान जब भी पास की नाली में खून जा रहा था तो तुरंत एक बाल्टी ब्लीच भी डाली जा रही थी, ताकि वायरस वहीं खत्म हो जाए।
खैर अभी नैन्सी को बंदरों के ब्लड सैंपल्स मिलते हैं तो वो एक हैरान करने वाली बात नोटिस करती है। सारे सैंपल्स में फ्लोरेसेंट रिएक्शन था, जो किसी भी ऑर्गेनिक बॉडी में सिर्फ तब होता है जब उसके अंदर के ऑर्गन्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हों। ये चीज सच में काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि जहां बंदरों के साथ इतना ज्यादा बुरा बर्ताव हो रहा था, वहीं इंसानों को सिर्फ बुखार और सर दर्द, उन्हें ना ही उल्टी हो रही थी और ना ही ब्लीडिंग। इसलिए ये जानकर नैन्सी को शक होता है कि ये वायरस इवॉल्व हो चुका है और जानबूझकर अपना इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ा रहा है ताकि सिम्टम्स दिखने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ जाएं। इधर पीटर थकावट से चूर होकर एयरलॉक चैम्बर में गिर जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो सिर्फ थका और टेंशन में ही था। वहीं दूसरी तरफ मंकी हाउस में एक बंदर पिंजरे से निकलकर भाग गया, जो देखकर सब काफी डर जाते हैं। और फिर जब सोल्जर्स उसे ढूंढ रहे थे तभी कैप्ट वहां जाता है, जिसे देखकर बंदर सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कैप्ट के हाथ में खरोंच आ गई थी। इससे तुरंत लेवल 4 में अलार्म गूंजता है और कैप्ट को आइसोलेशन रूम में भेज दिया गया। वहीं बाहर खड़े सोल्जर को जब भागे हुए बंदर के बारे में पता चला तो वो भागकर छत पर वेंटिलेशन डक्ट्स को सील करने चले जाते हैं। असल में बंदर का भागना बहुत ज्यादा रिस्की था, इसलिए पूरे कॉरिडोर में भागम भाग मच गई होती है। कुछ सोल्जर्स अभी भी उसको पकड़ने की कोशिश में लगे थे, लेकिन बंदर इतनी तेजी से भागा कि वो वेंटिलेशन डक्ट के अंदर घुस जाता है। पर तभी कैप्ट वहां आके उसके बाहर निकलने से पहले ही वेंटिलेशन डक्ट को बाहर से सील कर देता है। आगे जेरी और कार्टर जैसे तैसे बंदर को पकड़कर बेहोश कर देते हैं, लेकिन इसी बीच छत पर प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए लोगों को एक लोकल रेसिडेंट देख लेता है, जिसका मतलब अब ये राज ज्यादा देर तक छुपने वाला नहीं था। खैर अभी बंदर के पकड़े जाने के बाद कैप्ट को अगले 21 दिनों के लिए क्वारंटीन कमरे में कैद होना था, जहां हर पल उसे सिर्फ एक ही डर सताएगा, क्या वो जिंदा बाहर निकल पाएंगे। खैर इधर कार्टर को एक मंकी सैंपल में कुछ अजीब सा लिक्विड मिला, जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। उसे देखकर वो उसकी असलियत जानने के लिए तुरंत डाटा रूम की तरफ भागता है। वहीं जेरी पिछले 12 घंटों से बिना रुके काम कर रहा था, जिस दौरान जब उसकी टीम डाइनिंग हॉल में खाना खाने पहुंचती है तो लोग उन्हें ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे वो कोई चलती फिरती मौत हो। खैर वहीं कार्टर को डाटा चेक करते वक्त एक खौफनाक सच्चाई पता चलती है। उन्हें 94 बंदर मिलने चाहिए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 93 आए थे, जिसका मतलब एक बंदर गायब था। तभी अचानक थकावट और डर की वजह से जेरी अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बारे में पता चलने पर नैन्सी जब वहां पहुंचती है तो अपने हस्बैंड की हालत देखकर टूट जाती है। अब जेरी को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, जिसके बाद नैन्सी फैसला करती है कि जेरी की जगह उसका रोल मंकी हाउस में वो निभाएगी। इसलिए वो प्रोटेक्टिव सूट पहनकर सीधा मंकी हाउस के अंदर कार्टर को ढूंढने निकल जाती है। वहां वो देखती है कि एक सोल्जर अकेले ही बंदर का चीर फाड़ कर रहा था, पर तभी उसके सूट की बैटरी खत्म हो गई और सूट पिचकने से उसका दम घुटने लगा। अब वैसे नैन्सी के पास जो स्पेयर बैटरी थी वो अलग मॉडल की थी और वो सोल्जर अपने साथ बैटरीज लाना भूल गया था। इसीलिए सोल्जर बुरी तरह पैनिक करने लगता है, लेकिन नैन्सी उसे जैसे तैसे तब तक संभालने में कामयाब हो जाती है जब तक वहां सही बैटरीज नहीं आ जाती। इसके बाद कार्टर फ्रीजर में लाशों की गिनती करके नैन्सी को बताता है कि फिलीपींस से आए मैनिफेस्ट के मुताबिक 94 जानवर एयरपोर्ट पर उतारे गए थे। इसका मतलब साफ था कि वो एक बंदर अभी भी गायब है और हो सकता है कि वही म्यूटेट हुआ हो और वॉशिंगटन की सड़कों पर कहीं भटक रहा हो। इस वक्त अगर वो किसी इंसान के संपर्क में आया तो पूरा शहर एक पल में कब्रिस्तान बन जाएगा। क्या नैन्सी और कार्टर उस गायब हुए बंदर को ढूंढ पाएंगे या ये म्यूटेटेड वायरस पूरे शहर को निगल जाएगा? नैन्सी के दिमाग में लगातार यही चल रहा होता है। खैर अभी नैन्सी कार्टर को तुरंत उस लापता बंदर को ट्रैक करने के लिए कहती है, लेकिन कार्टर बिना ऑफिशियल परमिशन के इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ा सकता था और ये परमिशन सिर्फ रोड्स ही दिला सकता था। ये कार्टर के लिए किसी जलील होने से कम नहीं होता, क्योंकि वो रोड से नफरत करता था, क्योंकि अफ्रीका में कभी उसने कार्टर को समझा ही नहीं। उसे जो सही लगा बाद में उसने वही रिपोर्ट दी, जबकि सच्चाई ये थी कि असल में जब कार्टर को 1976 के समय में रिसर्च में जीत हासिल हुई थी और कुछ ही समय में उसे एक लड़की के बारे में पता चला था जिसके खून से इस बीमारी को हराया जा सकता था। दरअसल उस दौरान कुछ समय पहले तक वो लड़की इस वायरस से इन्फेक्टेड थी, लेकिन उसके शरीर ने उसको जिंदा रखने के लिए खुद ही एंटीबॉडीज बना लिए थे। इस बारे में कार्टर मुखिया को बताने जाता है, लेकिन उससे पहले ही मुखिया खुद इबोला का शिकार हो जाता है। इसके बावजूद कार्टर जाके मुखिया को तुरंत इस बारे में बताता है, जिससे उसे बचाया भी जा सकता था, लेकिन मुखिया को पता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है और उन्हें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। असल में गांव-गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि मुखिया मरने वाला है, इसीलिए वहां के रिवाज के मुताबिक लोग उसे आखिरी बार छूने और श्रद्धांजलि देने जरूर आएंगे, जिसकी वजह से ही मुखिया को डर था कि उसे छूने से ये वायरस उन लोगों के साथ उनके गांव तक पहुंच जाएगा और ये मौत का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी वजह से एक भी और मासूम की जान जाए,
इसलिए उसने कार्टर से उसे दवाई देके मारने के बाद उसकी बॉडी को झोपड़ी समेत जलाने को कहा। कार्टर के लिए ये जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ उसकी मेडिकल एथिक्स थी और दूसरी तरफ हजारों लोगों की जान बचाने का फर्ज। पर जैसा कि उस समय लोगों की जान बचाना काफी ज्यादा जरूरी था, इसलिए कार्टर ने ना चाहते हुए भी मुखिया की बात को मानकर उसकी बॉडी जला दी, जिसकी सजा उसे आज तक झेलनी पड़ रही थी। यही वजह थी कि 13 साल बाद जब वॉशिंगटन डीसी पर मौत मंडराई तो कार्टर के पास वो तजुर्बा और कलेजा था जो किसी और के पास नहीं था। लेकिन उसकी और रोड्स की पुरानी दुश्मनी और अफ्रीका के वो कड़वे पल कार्टर को रोक रहे थे। पर अभी भी लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल था। उसी वजह से कार्टर को अब अपने ईगो और इंसानियत के बीच किसी एक को चुनना था ताकि उस मिसिंग मंकी तक पहुंचा जा सके। अब रात में अचानक मंकी हाउस के पास काफी सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता था। तभी मंकी हाउस का डायरेक्टर वहां पहुंचता है और रिपोर्टर्स को एक झूठ बोलकर वहां से भगा देता है। अंदर अभी भी 300 बंदरों का हिसाब बाकी था, इसलिए नैन्सी सबका हौसला बढ़ाती है कि अगर आज काम खत्म हो गया तो कल सब अपने घर जा सकेंगे। तभी 2 सोल्जर्स बाहर की तरफ जाते हैं और उन्हें वहाँ बंदरों के लिए इस्तेमाल की गई पुरानी और गंदी सिरिंजेस बिखरी हुई मिलती है। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये खुला हुआ बायो हजार्ड था। इसी बीच वहां खेल रहा एक मासूम बच्चा उनमें से एक सिरिंज उठा लेता है, जो देखकर बाहर आके नैन्सी उसे मना करती है। लेकिन वो बच्चा डर जाता है और उसे लगता है कि ये अजीब सूट पहने लोग उसे चोट पहुंचाएंगे। तब बच्चे का भरोसा जीतने के लिए नैन्सी एक बड़ा रिस्क लेती है और अपना मास्क उतार देती है। उसका चेहरा देखकर बच्चा शांत हो जाता है और सिरिंज फेंक देता है और नैन्सी उसे गोदी में उठाकर उस खतरनाक जगह से बाहर ले आती है। वहीं दूसरी तरफ रोड्स अपने बड़े अफसरों को मनाने की कोशिश कर रहा था कि अभी वायरस का अलार्म ना बजाया जाए, क्योंकि ऐसे में तो पूरे शहर में लूटपाट और दंगे शुरू हो जाएंगे और लोग डर के मारे शहर से भागेंगे, जिससे वायरस और तेजी से फैलेगा। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी थी, इसलिए ऑफिसर उसकी बात मानकर एक दिन का वक्त और दे देता है। तभी कार्टर वहां पहुंचता है और रोड्स को उस गायब हुए बंदर के बारे में बताता है। ये जानकर वो दोनों तुरंत ही एयरपोर्ट में जाके उस बंदर के बारे में छानबीन करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो बंदर प्रॉपरली कहां से इंपोर्ट करा गया था। तब जाके उन्हें पता चलता है कि असल में वो बंदर तो मर गया था और उसकी लाश फेंक दी गई थी। ये बात सुनकर उन्हें थोड़ी सी शांति तो मिलती है, पर उन्हें पता चलता है कि उसी बंदर के कुछ साथियों को टेक्सास भेजा गया है, जो सुनकर उनकी रूह कांप जाती है क्योंकि मौत अब एक नए रास्ते पर निकल चुकी थी। इधर मंकी हाउस में एक बंदर जिसका अभी ब्लड सैंपल लिया गया था, वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ होता। वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक करता है और जैसे ही एक फीमेल सोल्जर उसे इंजेक्शन देने के लिए आती है, तभी वो उस पर हमला करके उसके हेलमेट पर बुरी तरह झपट्टा मारने लगता है। तब उस सोल्जर की चीख सुनकर नैन्सी भागती हुई आती है और एक झटके में उस बंदर को सुई लगाकर हमेशा के लिए शांत कर देती है। इस वक्त वो सोल्जर बुरी तरह कांप रही थी क्योंकि मौत उसके चेहरे के बिल्कुल सामने थी। अब इसके कुछ समय बाद ही मंकी हाउस के 4 वर्कर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जबकि बाकी 172 लोग नेगेटिव पाए गए। इस बारे में पार्लियामेंट में बात होने पर कांग्रेस के मेंबर्स को लगने लगता है कि इन लोगों में कोई भयानक सिम्टम्स नहीं दिखे तो शायद ये इबोला है ही नहीं। लेकिन नैन्सी और कार्टर इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्हें पता था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इबोला हर पल इवॉल्व हो रहा है और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना रहा है। तब पीटर भी उनका साथ देता है, जिसे अब सारी सच्चाई पता थी। वो सबसे कहता है कि वो नैन्सी की आखिरी बात सुन लें। तब नैन्सी ने समझाया कि मंकी हाउस वाला यह स्ट्रेन जायर इबोला से बहुत मिलता जुलता है और सिर्फ जेनेटिक कोड में एक मामूली से बदलाव ने उनकी जान बचा ली। लेकिन हम हर बार इतने खुशकिस्मत नहीं होंगे। ये वायरस तब फैलता है जब हम एक दूसरे के लिए प्यार और ममता दिखाते हैं, जब मेडिकल स्टाफ मरीजों का ख्याल रखता है, यानी जब इंसानियत सबसे ज्यादा नाजुक होती है। इसलिए हम मौत के नंगे नाच का इंतजार नहीं कर सकते, हमें पहले से तैयार रहना होगा। ये सुनकर सब उसकी मदद करने के लिए मान गए और मीटिंग के बाद कार्टर ने वापस अफ्रीका जाने का फैसला किया ताकि वो इबोला की असली जद तक पहुंच सके। भले ही इस बार बंदर फिलीपींस से आए थे, लेकिन इबोला का असली घर अफ्रीका ही था। तब नैन्सी और कार्टर ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए विदा ली। इधर लैब वापस लौटकर पीटर ने लैब को अपग्रेड करने के नए प्लान्स तैयार किए। भले ही इसमें बहुत पैसा और वक्त लगने वाला था, लेकिन वो जानता था कि अगले हमले के लिए तैयारी आज से ही करनी होगी। अब वैसे ये नैन्सी और कार्टर की सच्ची कहानी थी और आज भी अमेरिका ने रेस्टर्न इबोला वायरस की रेटिंग कम नहीं की है और ये एक लेवल 4 हाई रिस्क वायरस बना हुआ है।
इन खतरनाक वायरसेस का निकलना दरअसल इंसानों की उन हरकतों का नतीजा है जहां हम प्रकृति और जंगल को तबाह कर रहे हैं। शायद धरती के इम्यून सिस्टम को एहसास हो गया है कि इंसान ही इस दुनिया के लिए सबसे बड़ी बीमारी है और ये वायरस हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटेंगे। बाकी आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी जिंदगी में कितने पेंडेमिक देखे हैं उनके बारे में भी जरूर लिखना। बाकी इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।